दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी सामने आती जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों हम आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। आंग्ल कर्नाटक युद्ध परिचय 18वीं शताब्दी तक कोरामंडल तट की भूमि को कर्नाटक नाम से जाना जाता है। यह हैदराबाद के निजाम के अधीन एक प्रांत था। यहाँ के प्रांतपति को नवाब कहा जाता था। यह युद्ध यूरोप के दो शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नियंत्रण और प्रभुत्व की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कर्नाटक युद्ध के कारण क्या क्या है? तो इस युद्ध का कारण कोई भारत में उत्पन्न स्थिति नहीं थी, बल्कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिनका प्रभाव भारत में आई अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी पर भी पड़ा और इन दोनों के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। पुर्तगाली डच के बीच में तो संबंध स्थापित हो गए थे, लेकिन जो ब्रिटिश और जो फ्रांसीसी कंपनी है ये एक दूसरे की वैश्विक स्तर पर शत्रु थी। ऑस्ट्रेलिया जो कि यूरोपीय क्षेत्र के अंतर्गत एक देश है, जहां पर उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रिटेन और जो फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था और इसी संघर्ष का प्रभाव भारत में भी पड़ा, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारण ब्रिटेन और फ्रांस के बीच औपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा भारत में प्रभुत्व स्थापित करने की महत्वाकांक्षा थी। इसके अतिरिक्त ये युद्ध के आंतरिक संघर्षों में हस्तक्षेप करने के कारण भी हुए थे। ये दोनों कंपनी भारत में पहले व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन अब दोनों कंपनियों में प्रतिस्पर्धा चलने लगी कि कौन भारत पर औपनिवेशवादी सत्ता स्थापित करेगा और इसी के बीच उन लोगों में संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे व्यापारिक एकाधिकार। ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी भारत में व्यापार पर एक अधिकार स्थापित करना चाहती थी, इसलिए उन लोगों ने क्या किया? इसलिए उन्होंने वाणिज्यिक हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया ताकि वे हमेशा के लिए भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाए और कोई उन्हें भगा ना सके। सेकेंड है राजनीतिक प्रभुत्व। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी, यानी ये वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के शत्रु थी, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। दोनों यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय शासकों को अपने पक्ष में करने के लिए सैन्य सहयोग और आर्थिक सहायता का सहारा लिया। इसका अर्थ ये है कि दोनों शक्तियां अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए भारत के स्थानीय शासक हैं उनको लोभ देने का प्रयास करती हैं, सैन्य सहयोग प्रदान करती हैं और आर्थिक सहायता भी प्रदान करती हैं ताकि वे भारत में रह सकें। हमारा तीसरा पॉइंट है स्थानीय संघर्षों में हस्तक्षेप। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय राजाओं के बीच संघर्ष आम बात थी, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ने इन संघर्षों में हस्तक्षेप किया। अब हम बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो हुआ था 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक। सर्वप्रथम 1746 ईस्वी में बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी जलवीरों ने कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़कर अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो बार्नेट कर रहे थे, वो अपनी शत्रुता के चलते उन लोगों ने फ्रांस के जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। तो दुप्ले ने इसकी शिकायत कर्नाटक के नवाब से की और नवाब ने दुप्ले की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो ये दुप्ले कौन है? तो ये दुप्ले फ्रांसीसी सेना का गवर्नर है, जो अपनी समस्या हैदराबाद के नवाब के सामने रखता है, लेकिन जो नवाब होता है वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। तो दुप्ले को आता है गुस्सा, तो वो क्या करता है? दुप्ले ने अंग्रेजी बस्ती मद्रास को घेर लिया। मद्रास उस समय अंग्रेजी का प्रमुख केंद्र था। नवाब ने दुप्ले को मद्रास से हटने के लिए कहा, लेकिन दुप्ले नहीं माना। परिणाम स्वरूप नवाब ने फ्रांसीसी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 1748 ईस्वी में सैंटोम का युद्ध हुआ। यह युद्ध दुप्ले और नवाब के बीच हुआ, जिसमें नवाब की हार हो गई। लेकिन 1748 में ही कुछ ऐसी घटना घटी। यूरोप में एक्स-ला-चैपेल की संधि हो गई थी, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का अंत हुआ और इसी संधि के कारण ही प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया था। तो एक्स-ला-चैपेल की संधि की शर्तें क्या थी? तो मद्रास को अंग्रेजों को वापस सौंप दिया।
यानी जो मद्रास था, जो अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र था, उसे दुप्ले ने अपने अधिकार में कर लिया था और इस संधि के द्वारा उन्होंने मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। दूसरी शर्त यह थी कि फ्रांसिस ने उत्तरी अमेरिका में अपने क्षेत्र को प्राप्त कर लिया। अब हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला। हैदराबाद और कर्नाटक, इन दोनों क्षेत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ और अंग्रेजी और फ्रांसीसी ने अपने अपने हितों को देखते हुए अलग अलग पक्षों का समर्थन किया और फिर दोनों पक्षों में युद्ध हो गया। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग ने दोनों ने अपनी गद्दी का दावा किया और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहिब ने अपनी गद्दी का दावा किया। तब ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड क्लाइव और फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले ये अपने अपने लाभ को देखते हुए अलग अलग व्यक्ति को समर्थन देते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सपोर्ट किया, जबकि फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब का सपोर्ट किया। इस युद्ध का मुख्य कारण दोनों कंपनियों का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप था। तो 1751 में अरकट की लड़ाई होती है। इस युद्ध में ब्रिटिश कमांडर रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक के क्षेत्र में फ्रांसीसी समर्थित चंदा साहिब को अपनी सेना से निर्णायक रूप से हराया। इस युद्ध ने क्लाइव के नेतृत्व की क्षमता को साबित किया और ब्रिटिशों के लिए एक महत्वपूर्ण विजय रही। दोस्तों, अरकट की लड़ाई में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनने फ्रांसीसी समर्थित चंदा साहिब, यानी जो कर्नाटक के अगले नवाब चंदा साहिब बने, ऐसा फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले का मानना था। तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी समर्थित चंदा साहिब को बुरी तरह से हरा दिया। इससे ब्रिटिशों की विजय हो गई। अब हम इनके अंतिम परिणाम के बारे में बात करते हैं। दूसरे कर्नाटक युद्ध का अंत पांडुचेरी संधि के द्वारा हुआ, जो पांडुचेरी संधि 1754 में हुई थी, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन ने शांति स्थापित करने के लिए शर्तों पर सहमति व्यक्त की। इस संधि के द्वारा ब्रिटिशों की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी और फ्रांसीसी प्रभाव कमज़ोर हो गया था। अब हम बात करते हैं तीसरे कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चला। तीसरा कर्नाटक युद्ध यूरोप में चल रहे 60 वर्षीय युद्ध का विस्तार था। इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस का सीधा और अंतिम टकराव हुआ। प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थीं। वांडी वर्ष की लड़ाई 1760 में यह युद्ध का निर्णायक मोड़ था। रॉबर्ट क्लाइव और सर अय्यर कुट की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने फ्रांसीसियों को वांडीवास में पराजित कर दिया। यानी जो वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है, वह आयरकूट के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और काउंट डी लेली वाली फ्रांसीसी सेना के बीच में हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की पराजय होती है। अब वांडीवास की लड़ाई होने के बाद पांडुचेरी पर ब्रिटिश हमला कर देते हैं। ये पांडुचेरी फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र होता है। वांडीवास की लड़ाई की जीत के बाद ब्रिटिश सेना ने पांडुचेरी पर भी कब्जा कर लिया, जो फ्रांसीसी नियंत्रण का एक प्रमुख केंद्र था। इसके बाद फ्रांस की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई और वह भारत में अपनी शक्ति खो बैठते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी विजयी हुए। इसके बाद पांडुचेरी सहित लगभग सभी फ्रांसीसी बस्तियां का अंत हो गया। इस युद्ध के परिणाम के बाद में फ्रांस का वर्चस्व खत्म हो जाता है और यह भी तय हो गया कि अब अंग्रेजी कंपनी ही पूर्णतः भारत में अपनी प्रधानता बनाएगी। फ्रांसीसी वोट थोड़े ही क्षेत्रों में सिमटकर रह गए थे, जैसे कि पांडुचेरी, मही, कलिकर आदि। अब हम बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के परिणाम की। कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया और फ्रांस की शक्ति लगभग समाप्त हो गई। इसके प्रमुख परिणाम इस प्रकार थे। ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना। कर्नाटक युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। फ्रांसीसी प्रभाव कम होते ही ब्रिटिशों ने भारत में अपनी स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत की। फ्रांस की शक्ति का ह्रास। इन युद्धों के बाद फ्रांस ने भारत में अपनी अधिकांश सैन्य शक्ति खो दी। केवल वह पांडुचेरी, महे, कलिकर जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में सिमटकर रह गए थे। तीसरा है भारतीय राज्यों का असंतुलन। कर्नाटक युद्ध में स्थानीय भारतीय शासकों का संघर्ष उनके राज्यों की अस्थिरता ने भारतीय उपमहाद्वीप में शक्ति का संतुलन बदल दिया। इससे बाद में ब्रिटिश विस्तार के लिए रास्ता खुल गया। चौथा है
ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव। युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थानीय प्रशासन और सेना में एक अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे कंपनी ने धीरे धीरे भारतीय प्रशासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आधुनिक सैन्य रणनीतियाँ। कर्नाटक युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक सैन्य रणनीतियाँ, किलेबंदी, युद्ध कला के नए आयाम प्रस्तुत किए, जो बाद में भारतीय शासकों ने भी अपनाए थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष। कर्नाटक में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष ने भारत में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा और इसके भारतीय राजनीति और समाज पर व्यापक प्रभाव को उजागर किया। यह संघर्ष केवल दो यूरोपीय शक्तियों के बीच का युद्ध नहीं था, बल्कि इसने भारत में उपनिवेशवाद की नींव की गहराई से प्रभावित किया। इन युद्धों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपना प्रभाव स्थापित करने में मदद की और फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया। कर्नाटक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व का रास्ता साफ हुआ, जिसने आने वाले दशकों में ब्रिटिश राज्य की नींव रखी और भारतीयों की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना को बदल कर रख दिया। दोस्तों, अब हम आपको शॉर्ट में फिर से समझा देते हैं कि कर्नाटक युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ और किस किस के बीच में हुआ। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर 1748 तक चला। तक चला। यह ब्रिटिश बार्नेट की नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले के बीच हुआ था और एक्सला-चैपल की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक चला था। यह युद्ध ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांसीसी समर्थक चंदा साहब के बीच हुआ था और इस समय फ्रांसीसी गवर्नर दुप्ले थे। 1754 में पांडुचेरी संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 तक चला। यह युद्ध आईगुड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व काउंट डी लैली की फ्रांसीसी कमांडर के बीच हुआ था और 1763 में पेरिस की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दोस्तों, आप सभी को एंग्लो कर्नाटक युद्ध अच्छे से समझ में आया तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।